हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सीए मिथुन जायसवाल। हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 3 इकोनॉमिक्स का, जिसके अंदर चल रहा है हमारा यूनिट नंबर 1। उसमें हमने ऑलरेडी 3 वीडियो बना दी हैं। आपने अगर नहीं देखे हो तो जस्ट चेकआउट। बड़ा ही डिटेल्ड और सिंपल मैनर के अंदर हमने सब कुछ बारीकी से एक्सप्लेन किया हुआ है। आज हम देखने वाले हैं लॉन्ग रन के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं लॉन्ग रन के बारे में। अच्छा, एक चीज़ बता दूं कि जो वीडियो की जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनकी लिंक मैंने दे रखी है डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप वहां पे जाके भी डायरेक्ट चेकआउट कर सकते हैं, या तो प्लेलिस्ट के अंदर सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स में आपको सारे चैप्टर्स के वीडियो मिल जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं हमारा लॉन्ग रन प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होता है। तो आते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर। ओके बेटा, तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन कॉस्ट पहले थोड़ा सा इसको रब कर दिया जाए ताकि आप इसको ढंग से सीख सको। ओके बेटा, तो यहाँ पे लॉन्ग रन प्रोडक्शन कॉस्ट होता क्या है बेटा? ये है ना, लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन, ये कोई टाइम पीरियड को नहीं बताता। ये किसको बताता है? ये बताता है आपके इनपुट्स को। मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने देखा था शॉर्ट रन के अंदर क्या होता है, मेरा लेबर एंड कैपिटल क्या होता है, दोनों फिक्स। सॉरी, लेबर जो होता है वो मेरा वेरिएबल होता है जिसको मैं ऑल्टर कर सकता हूँ, लेकिन मेरा फिक्स है जो कैपिटल है वो मेरा फिक्स फैक्टर होता है जिसको मैं ऑल्टर नहीं कर सकता। ये हम कब करते हैं, ऐसा हम कब करते हैं जब मैं एक्चुअल प्रोडक्शन फेज के अंदर, व्हेन द प्रोडक्शन इज एक्चुअली डन, एक्चुअल प्रोडक्शन फेज में हो तब मैं ऐसा करता हूँ। यहाँ पे मैं किस कंसेप्ट को स्टडी करता हूँ? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को स्टडी करता हूँ। बेटा लॉन्ग रन वाला कौन सा फेज होता है? लॉन्ग रन वाला फेज होता है जहां पे मेरा लेबर एंड कैपिटल दोनों ऑल्टर कर सकता हूं, दोनों जब वेरिएबल होते हैं, दोनों जब चेंज कर सकता हूं, उस स्टेज को बोलते हैं लॉन्ग रन। ये कौन सा फेज होता है? ये प्लानिंग वाला फेज होता है। ये एक्चुअल फेज होगा, ये प्लानिंग फेज होगा। यहाँ पे हम कौन से कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं? रिटर्न टू लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। समझ गए? ओके, तो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा शॉर्टन के अंदर लेबर वेरिएबल फिक्स है, और यहाँ पे हम क्या होता है, एक्चुअल प्रोडक्शन, और ये होता है लॉ ऑफ रिटर्न, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। फिर लॉन्ग रन के अंदर, लॉन्ग रन जब मेरा प्लानिंग फेज होगा, यहाँ पे दोनों के दोनों चेंज कर सकते हैं, ऑल्टर होते हैं, दोनों वेरिएबल होते हैं। यहाँ पे हम स्टडी करते हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। चलो डिटेल में देखते हैं। ये हमने ऑलरेडी देख लिया है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया। इसमें एक चीज आप मैं आपको बता दूं, अगर मैं बोलता हूं कि मैं अपने जो फैक्टर्स हैं उसको 30% से इंक्रीज कर रहा हूं, इसका मतलब मैं फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर दोनों को 30% से इंक्रीज कर रहा हूं। और फिर मैं देखूंगा कि यहाँ पे मेरे वेरिएबल फैक्टर, मतलब मेरा मेरा फिक्स, यहाँ पे कोई एक्चुअल में फिक्स फैक्टर होता ही नहीं है, दोनों, क्योंकि दोनों के दोनों वेरिएबल फैक्टर होते हैं। यहाँ पे मेरा लेबर और कैपिटल दोनों क्या होता है? वेरिएबल। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही फैक्टर को देखने को मिलता है, वेरिएबल फैक्टर। जब मैं अपने वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करता हूँ तो मैं यहाँ पे देखूंगा कि इसकी इंपैक्ट मेरे आउटपुट पे कितनी हो रही है। ओके, यहाँ पे ये हमने डिटेल में पढ़ लिया था, ये क्या होता है IRS CRS DRS, अभी हम उसको डिटेल में नीचे पढ़ने वाले हैं। ओके बेटा, चलो, तो हम आते हैं यहाँ पे इसके ऊपर। बेटा ये क्या है? ये बोलता है कि जो मेरा इनपुट कौन है? इनपुट है मेरा इनपुट क्या है? मेरा इनपुट है लेबर, मेरा प्लस मेरा इनपुट है कैपिटल। इनपुट और कैपिटल दोनों को मैं क्या करता हूँ, 30% से बढ़ा देता हूँ। ठीक है, इनपुट मतलब ये इनपुट मेरा लेबर, और दूसरा मेरा ये इनपुट का मतलब मेरा कैपिटल, दोनों को मैं कितने परसेंट से बढ़ा देता हूँ? 30% से बढ़ा दिया, हाँ बढ़ा दिया। अब जब मैंने नहीं बढ़ाया था तब मेरा आउटपुट कितना था? 1000। अब मेरा आउटपुट कितने का आ रहा है, उसी को मेरे को स्टडी करने का है, उसी को मेरे को क्या करना है? स्टडी करना है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे जो आउटपुट को स्टडी करना होता है उसको बोलते हैं IRS CRS DRS, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अब क्या होता है बेटा, एक चीज समझ, जब मैं अपने लेबर और कैपिटल को 30% से राइज कर रहा हूं, इसका मतलब जो मेरा आउटपुट है वो बड़ा हुआ ही आएगा पहले से। क्यों? क्योंकि मैंने लेबर बढ़ाया, मैंने फिक्स फैक्टर बढ़ाया, तो आउटपुट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ऑफ कोर्स बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा? वरना फिर मेरा लेबर और आउटपुट बढ़ाने का फायदा क्या हुआ? ओके, तो इसका मतलब तो ये है कि इनपुट में इंक्रीज करने से, मतलब इनपुट लेबर 30% और
कैपिटल मेरा 30% इंक्रीज करने से आउटपुट मेरा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन बेटा ये बढ़ने पे भी कितने परसेंट से बढ़ता है वो डिसाइड करता है, वो बताता है मेरा IRS, CRS एंड DRS। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। DRS 1 नंबर का रोकड़ा मार्क्स होता है, एग्जाम में आपका पूछा जाता है। अब बेटा समझ, यहाँ पे अलग अलग पॉसिबिलिटी। आपने आउटपुट कितने से बढ़ाया, 30% से बढ़ाया। सपोज इस सॉरी इनपुट बढ़ाया 30% से, इस सिचुएशन में आपका आउटपुट मे बी IRS हो सकता है, CRS हो सकता है, या तो DRS हो सकता है। अब ये कब कौन सी सिचुएशन में क्या होगा, सपोज आउटपुट बढ़ता है आपका कितने परसेंट से, कितने परसेंट से बढ़ता है, सपोज 40% से बढ़ता है। दूसरी सिचुएशन आउटपुट आउटपुट बढ़ता है 30% से, और तीसरी सिचुएशन आउटपुट बढ़ता है 20% से। ठीक है, तो जब जब इनपुट का रेशियो से ज्यादा मेरे को आउटपुट मिल रहा है, इनपुट से ज्यादा मेरे को आउटपुट मिल रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, IRS। जितना इनपुट बढ़ाया अगर उतने से ही आउटपुट बढ़े, ये सब क्या है, चारों के चारों मेरी पॉसिबिलिटी है। अगर मेरा आउटपुट 40% से बढ़ा तो IRS, मेरा इनपुट इक्वल टू आउटपुट है तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, CRS। जब मेरा इनपुट बढ़ा है 30% से, लेकिन मेरा आउटपुट उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाया, तो उसको बोलेंगे DRS। DRS आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ बताओ आपने इनपुट बढ़ाया 40% से, आपने इनपुट बढ़ाया 40% से, एंड आपका जो आउटपुट बढ़ा 20% से। ठीक है, पहली सिचुएशन इनपुट बढ़ाया 40% से, आउटपुट बढ़ा 20% से। दूसरी सिचुएशन इनपुट बढ़ाया 40% से, आउटपुट बढ़ा 60% से। याद रखना ये सभी के केस के अंदर आउटपुट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तीसरा इनपुट बढ़ाया 40% से बट आउटपुट बढ़ा सिर्फ 10% से। ठीक है, बढ़ा 10% से। बताओ इस सिचुएशन में आप क्या बोलोगे, IRS किसको बोलोगे, CRS किसको बोलोगे, DRS किसको बोलोगे। तो बेटा यहाँ पे इनपुट बढ़ा है, उससे कम यहाँ पे 70%। ओके, यहाँ पे इनपुट बढ़ा 40, आउटपुट सिर्फ 20 से बढ़ा है, मतलब इनपुट ज्यादा है और आउटपुट कम है, तो उसको बोलेंगे डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, DRS। जब मेरा क्या हो रहा है यहाँ पे, अरे ये गलत लिख दिया, यहाँ पे जब मेरा इनपुट बढ़ रहा है 40 लेकिन आउटपुट बढ़ा है ज्यादा तेजी से, इनपुट बढ़ा है 40 लेकिन आउटपुट बढ़ गया 60% से, वाह भाई वाह, इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। जब क्या होता है दोनों सेम प्रोपोर्शन से, इनपुट बढ़ा है 40, आउटपुट भी बढ़ा 40 से, उसको बोले कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। समझ गए बेटा। तो ये इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो था, ये मैंने जो थियरी थी इसी को आपको सिंप्लीफाइड मैंने लिखा दिया है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। ये सारी थियरी हम अपने नोट्स हैं, हम अपनी नोट्स खुद बनाई हुई है, और ये नोट्स बच्चों को देते हैं ताकि बच्चों को पढ़ने में आसानी हो सके। तो यहाँ पे क्या है, जब मेरा आउटपुट ज़्यादा तेजी से बढ़ेगा इनपुट से, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, जैसे 50% आउटपुट बढ़ा और इनपुट मैंने से 30% से बढ़ाया था, तो उसको बोलेंगे IRS। जब क्या है इनपुट भी बढ़ा है 30% से, आउटपुट भी बढ़ा 30% से, तो उसको बोलेंगे CRS। जब मेरा इनपुट बढ़ा है 30 से लेकिन आउटपुट सिर्फ 20 से ही बढ़ा है, तो उसको बोलेंगे DRS। ओके, तो ये हमारा अब ये हमारा होता है रिटर्न टू स्केल। सर रिटर्न टू स्केल के अंदर ऐसा क्यों होता है कि कभी जो ERS, इसमें ऐसा क्यों होता है कि इनपुट के बढ़ने से आउटपुट बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ता है। जो कंपनी का इनिशियल स्टेज होता है, इनिशियल स्टेज, वहाँ पे क्या होता है, क्योंकि वहाँ के ऊपर लेबर कम है, वहाँ पे लेबर कम है, वहाँ पे क्या है कंपनी ग्रोइंग स्टेज पे है। तो जब कंपनी इन द बिगनिंग स्टेज में होती है ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा इनपुट बढ़ाते हैं तो आउटपुट बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ड्यू टू इकोनॉमी ऑफ स्केल, ये क्या होता है इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट के अंदर। तो ड्यू टू इकोनॉमी ऑफ स्केल के अंदर मतलब जब कंपनी अपनी बिगनिंग स्टेज में होती है तब क्या होता है, कंपनी का IRS होता है। फिर क्या होता है, जब कंपनी उस लेवल को, ग्रोइंग स्टेज को क्रॉस कर जाती है, एक मैच्योर स्टेज पे आ जाती है, तो एक लंबे टाइम तक क्या करती है कंपनी, इस स्टेज में चलती है जहाँ पे जितना परसेंट इनपुट बढ़ाती है उतना परसेंट ही आउटपुट बढ़ता है, उसको बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल।
फिर कंपनी क्या होती है, एक मैच्योर स्टेज होने के बाद कंपनी के यहाँ पे क्या आने लगता है, यहाँ पे आने लगता है डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल। क्या आने लगता है, डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल। कंपनी क्या होती है, बहुत ज्यादा जायंट हो जाती है, और जायंट होने के बाद कंपनी को अपनी कंपनी की पोजीशन संभाली नहीं जाती इतनी बड़ी कंपनी होने के कारण। इसीलिए क्या होता है कि जब इनपुट बढ़ाते हैं तो क्या होता है, आउटपुट बढ़ता है, लेकिन क्या होता है, इनपुट के कंपेरेटिवली आउटपुट कम तेजी से बढ़ता है। इसी को बोलते हैं DRS। क्या बोलते हैं, DRS। तो इनपुट बढ़ाने से आउटपुट बढ़ेगा लेकिन बहुत कम बढ़ता है, तो उसको बोलते हैं DRS। समझ गए बेटा? ओके, ये मैंने कंसेप्ट ऑलरेडी से समझा दिया आपको। IRS जो हमारा इनिशियल स्टेज पे होता है, IRS जब हम क्या करते हैं, जब हमारा यहाँ पे देखो, ये मैंने ये आप इसका कंसेप्ट, ये वही कंसेप्ट है जो हमने बोला है। यहाँ पे अगर इनपुट, ये जो इनपुट है मैंने बताया था, ये वाला ये प्रोडक्शन फंक्शन होता है। ये प्रोडक्शन फंक्शन है जिसमें अंदर होता है इनपुट, इनपुट होता है 4 फैक्टर प्रोडक्शन, और जिसके अंदर हम सिर्फ 2 ही इनपुट को कंसिडर कर रहे हैं इसको समझने के लिए। वो कौन सा होता है, वो होता है हमारा लैंड, लेबर एंड कैपिटल। यहाँ पे क्या हुआ, लेबर बढ़ा है 10% से और कैपिटल भी बढ़ा है 10%। अब उसकी इम्पैक्ट मेरे आउटपुट पे कितने परसेंट से आ रही है, अगर वो सेम परसेंट से आ रही है तो उसको वो क्या बोलेंगे, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल बोलेंगे। ठीक है बेटा? तो ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल एंड कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, ये हमारा हमारा यहाँ पे क्या होता है, खत्म होता है कंसेप्ट। क्या होता है यहाँ पे, ये कंसेप्ट खत्म होता है। कौन सा, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो बेटा एक चीज मैं बताऊं आपको, क्या बताना चाहता हूं, कि जो हमने शॉर्ट रन में पढ़ा था ना, शॉर्ट रन के अंदर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, वो बहुत लेंदी कंसेप्ट था। उसको समझाते समझाते 1.5 घंटे का मेरा वीडियो है, हर एक चीज को मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो वहां पे मैंने क्या बताया था, वहां पे हमने कौन कौन से कंसेप्ट सीखे हैं। वहां पे हमने देखा हुआ है टोटल प्रोडक्ट, वहां पे हमने देखा एवरेज प्रोडक्ट, एंड हमने देखा मार्जिनल प्रोडक्ट। फिर हमने क्या देखा, उसका ग्राफ देखा, मैक्सिमम कौन सा स्टेज है, तो फिर एमपी एपी में रिलेशनशिप क्या होता है, एमपी और टीपी में रिलेशनशिप क्या होता है, हमारा हमको कहाँ तक प्रोडक्शन करना चाहिए, कौन से स्टेज पे रुक जाना चाहिए, ये सब चीज़ों को हमने बहुत डिटेल में देखा था। ठीक है? स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 देखे थे, इंक्रीजिंग रिटर्न, फिर उसका डिमिनिशिंग रिटर्न, और तीसरा नेगेटिव रिटर्न। अब वो जो पार्ट था वो बहुत लेंथी था। जो लॉन्ग रन का पार्ट है ना, लॉन्ग रन का वो बहुत छोटा सा है। लॉन्ग रन के अंदर सिर्फ ये बोला कि भाई मेरा लेबर एंड कैपिटल दोनों क्या है, दोनों ही वेरिएबल हैं, दोनों को मैं साथ में इंक्रीज करता हूँ तो मेरा आउटपुट पे क्या फर्क पड़ता है। अगर मैं इनपुट जितने से बढ़ाऊंगा, अगर आउटपुट कम तेजी से बढ़ रहा है तो DRS, इक्वल से बढ़ रहा है CRS, आउटपुट ज्यादा से बढ़ रहा है तो IRS। बस यही है। IRS होता है तो इकोनॉमी ऑफ स्केल होता है, जब DRS होता है तो डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल होता है। बस इतना सा टॉपिक था, और हमारा यहाँ पे लॉन्ग रन प्रोडक्शन कॉस्ट खत्म होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो चलो, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन। अब प्रोडक्शन फंक्शन मैंने आपको बताया था ना, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। अब यहाँ पे ये जो दो भाई है, उन्होंने बोला कि हम अपनी अलग से थियरी देंगे। तो इन्होंने एक थियरी दी है, प्रोडक्शन फंक्शन की थियरी दी है। उन्होंने बोला कि जो आपने प्रोडक्शन फंक्शन दिया वो तो ठीक है, लेकिन हम अपना अलग से प्रोडक्शन फंक्शन निकालेंगे। तो ये भाई कौन थे, कॉब डॉगलस। कॉब डॉगलस का मतलब क्या है, ये चार्ल्स कॉब एंड पॉल डॉगलस, दोनों की सरनेम कॉब एंड डॉगलस, इसके ऊपर से बना कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन। ये भाई कहाँ के थे, ये भाई रहने वाले थे अमेरिका के। इन्होंने बोला कि मेरी एक प्रोडक्शन फंक्शन है, और ये प्रोडक्शन फंक्शन किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति को अप्लाई नहीं होता, ये फंक्शन कोई पर्टिकुलर एक व्यक्ति को अप्लाई नहीं होता, ये सभी को अप्लाई होता है, ये पूरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को अप्लाई होता है। देखो, इट दिस फंक्शन डज नॉट अप्लाई नॉट टू द इंडिविजुअल फॉर्म, मतलब ये पर्टिकुलर एक फॉर्म को अप्लाई नहीं हो रहा, जबकि ये अप्लाई हो रहा है होल ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूनाइटेड स्टेट, होल मैन्युफैक्चरिंग यूनाइटेड स्टेट को एप्लीकेबल हो रहा है। ठीक है, ओके, ये समझ में आ गया। अच्छा सर, अब इसका फंक्शन क्या था, तो इसने बोला था कि भाई हमारा जो है ना, जो लेबर एंड कैपिटल, द आउटपुट इज द मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन, ये तो हमने देखा था, आउटपुट क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन, एंड इनपुट क्या होता है उसमें लेबर एंड कैपिटल, बोले आपने नया कर दिया। ये बोल रहा है कि ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है ये किस तरह का रहेगा, इसका प्रोडक्शन फंक्शन रहेगा के एल की पावर ए सी की पावर 1 - a। सर ये जो ए है ये मेरा होता है टोटल मेरा इनपुट, ये मेरा क्या होता है, इनके मैं कितना लेबर बढ़ा रहा हूँ, कितने प्रोपोर्शन से लेबर बढ़ा रहा हूँ, और कितने प्रोपोर्शन से
कैपिटल बढ़ा रहा हूँ। ये बोलता है कि यहाँ पे एल में मैं जितना पोर्शन से लेबर बढ़ा रहा हूँ और यहाँ पे मैं कितने पोर्शन से कैपिटल बढ़ा रहा हूँ। अब इस चीज को समझना, वैसे तो इसने बोला था कि भाई लेबर और कैपिटल के बीच में कैसा रिश्ता है, लेबर और कैपिटल के बीच में 1/4 एंड 3/4 का रिश्ता है। मतलब कि अगर मेरे को अगर अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है तो मेरे को लेबर को बढ़ाना पड़ेगा 3/4 से, मतलब 75%, 0.75 से बढ़ाना पड़ेगा, और कैपिटल को बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि ये मशीनरी है, मशीनरी को बढ़ाना पड़ेगा 0.25% से। बेटा जी अगर क्या करोगे आप, अगर 0.75 और प्लस 0.25 करोगे तो टोटल क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब यहाँ पे आपकी जो टोटल प्रोडक्शन है वो क्या आएगा, ऑलवेज 1 1 1 1 1 1 आएगा। ठीक है, अब ये 1 का क्या रोल है मैं आपको अभी बताता हूँ, 1 का क्या रोल है इसमें। और ये जो कंसेप्ट लिखा हुआ वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसने बोला है, ये बोलता है कि भाई ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है, इसका जो ओरिजिनल फंक्शन जो हमने ऊपर देखा था, इसके अंदर क्या था, ओरिजिनल फंक्शन जो हमने ऊपर देखा उसमें एल की पावर ए और यहाँ पे सी की पावर 1 है। अगर आप दोनों को जोड़ोगे, जैसे इसने लेबर के लिए बोला कि लेबर्स बढ़ाना चाहिए 3/4 मतलब 0.75 से, तो यहाँ पे 0.75 रखोगे, 1 माइनस 0.75 करोगे तो कैपिटल कितना आएगा, 0.25। दोनों का सम अप करोगे तो वो कितना आएगा, दोनों का टोटल करोगे तो वो आएगा 1। अब इसका जो फंडा है वो एकदम सिंपल है। ये बोलता है कि हमको क्या करना है, हमारा जो लेबर को कितने पोर्शन से इंक्रीज कराओ, कैपिटल को कितने से इंक्रीज कराओ, दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, दोनों को क्या करो, ऐड कर दो। मतलब लेबर को कितने पोर्शन से इंक्रीज किया, लेबर की जो पावर है उसको ऐड करो, जो हमारे कैपिटल की पावर है 1 - a उसको ऐड करो। अरे घन चक्कर, अगर इनको दोनों को ऐड करोगे तो ऑलवेज 1 आएगा। मतलब कि लेबर को बढ़ाया मैंने सपोज 0.3 से, तो कैपिटल को कितने से बढ़ाऊंगा, 1 माइनस 0.3, ये कितना आएगा 0.7, 0.7 प्लस 0.3 कितना होगा, कैपिटल ये 0.7, 0.7 प्लस 0.3 कितना होगा, 1 होगा। सर लेबर को बढ़ाया 0.9 से, तो कैपिटल को कितने से बढ़ाऊंगा, तो कैपिटल को बढ़ाऊंगा 1 माइनस 0.9, मतलब यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा, ऑलवेज 1। इसका आंसर कोई भी सिचुएशन क्या आएगा, ऑलवेज 1। तो ये बोल रहा था कि भाई एक प्रोडक्ट, एक इनपुट और कैपिटल को बढ़ाने से ऑलवेज 1 आता है, मतलब आपका रिटर्न कैसा मिलता है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल मिलता है। कैसा मिलता है, कांस्टेंट, CRS। फिर बाद में उसको रियलाइज हुआ कि ऐसे क्यों हो सकता है, ऑलवेज कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल मिले वो जरूरी नहीं है, रिटर्न में भी IRS भी हो सकता है और DRS भी हो सकता है, रिटर्न में भी IRS भी हो सकता है और DRS भी हो सकता है। तब उसको अपनी गलती रियलाइज हुई और फिर क्या किया, उसने अपने प्रोडक्शन फंक्शन को चेंज किया। तो ये इसका ओरिजिनल फंक्शन था जिसके अंदर a एंड 1 - a रखा था, और फिर उसके बाद हमने उसको रियलाइज किया कि बेटा जी ये जो दोनों को जब आप जोड़ोगे तो ऑलवेज 1 मिलेगा, और 1 का मतलब तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होता है। तब इसने शाहरुख खान की मूवी का डायलॉग मारा यहाँ पे कि इट्स ओके सेनोरिटा, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती रहती, हाय। तो इसने क्या किया, ये DDLJ का डायलॉग मारा शाहरुख खान का, और फिर क्या किया, अपने प्रोडक्शन फंक्शन को रिवाइज किया, और रिवाइज करने के क्या बात कि उसने प्रोडक्शन फंक्शन कैसा लिखा कि क्यू मतलब हमारे जो टोटल प्रोडक्शन है इज इक्वल टू के मतलब हमारा कांस्टेंट फैक्टर, एल की पावर ए और सी की पावर बी। आपको क्या करना है, आपको कुछ दिमाग नहीं दौड़ाना है, आपको क्या करना है, लेबर को कितने से इंक्रीज किया, ए से, कैपिटल को कितने से इंक्रीज किया, बी से, आपको दोनों को क्या करना है, टोटल कर देना है। अगर वो क्या हो, 1 से ज्यादा हो, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, 1 हो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, 1 से कम हो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, बस हो गया। ठीक है, तो इंक्रीजिंग रिटर्न को स्केल को क्या बोलेंगे, जब a प्लस बी 1 से ज्यादा हो। आपका IRS जब दोनों को जोड़ने पर 1 आए तो CRS, जब दोनों को जोड़ने से 1 से कम आए तो DRS। आपको क्या दिया होगा एग्जाम के अंदर, मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बता देता हूँ। आपको क्वेश्चन के अंदर कुछ इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है लेबर दे रखा 1/2, मतलब क्या हुआ 0.5, और कैपिटल दिया 3/2, 3/2 कम आप इसको डिवाइड बाय करोगे तो कितना आएगा 1.5, दोनों को जोड़ो कितना आएगा 2। बताओ आंसर क्या आएगा, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग, कांस्टेंट और इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, क्या आएगा, स्केल आएगा। यहाँ पे इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग दो है कंफ्यूज करने के, लेकिन ये तो फैक्टर है, ये तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये नहीं। यहाँ पे हमको क्या देखना है, स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, आंसर आएगा आपका ए। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कॉब डॉगलस थियरी के अंदर, कॉब डॉगलस थियरी के अंदर Q इज इक्वल टू ए, एल की पावर ए और K की पावर 1 - a, शेयर ऑफ लेबर इन द टोटल प्रोडक्शन इज,
क्या है? अरे सर ये लेबर ही तो है, इसका शेयर कितना है? ए। तो यहाँ पे आंसर क्या है? ए, 1 - ए और कैपिटल ए और एल, तो क्या आएगा? इसका स्मॉल ए है तो आंसर आएगा स्मॉल ए। ओके जी, ओके। तो ये हमारी कॉब डॉगलस की थियरी खत्म होती है। सो सिंपल थियरी थी जी। क्या बोला हुआ है फटाफट एक बार वापस मैं क्विक रिवीजन करवा देता हूँ, 1 मिनट लगेगा। कॉब डॉगलस कौन थे? दो भाई थे, चार्ल्स कॉब एंड पॉल डॉगलस। उसने क्या दिया? एक प्रोडक्शन फंक्शन दिया। प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर क्या बताया कि भाई वैसे तो प्रोडक्शन फंक्शन का फंक्शन है, लेकिन हम अपना अलग से प्रोडक्शन फंक्शन लिखाएंगे जो पूरी इंडस्ट्री को एप्लीकेबल होगा, जो पूरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को एप्लीकेबल होगा। ये पर्टिकुलर कोई पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल फॉर्म के लिए इट विल नॉट अप्लाई टू इंडिविजुअल फॉर्म, जबकि ये किसको अप्लाई होगा? होल मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म को। जिसमें इसने क्या बोला कि वैसे तो मैन्युफैक्चरिंग फर्म के अंदर लेबर ज्यादा चाहिए होता है और कैपिटल कम चाहिए होता है, तो आपको अपने लेबर रखने चाहिए 3/4 और कैपिटल रखनी चाहिए 1/4। मगर फिर भी हम अपना प्रोडक्शन फंक्शन देते हैं ये वाला। अगर आपको रखना है आप अपना प्रोडक्शन फंक्शन ये वाला रख सकते हो, जिसके अंदर आपकी लेबर होगी और बाकी का आपका कैपिटल होगा। बाद में हमने उसको याद दिलाया, बेटा जी हमने सीए फाउंडेशन पढ़ा हुआ है, उसके अंदर रिटर्न टू स्किल खाली कांस्टेंट नहीं हो सकता, वो आईआरएस सीआरएस डीआरएस कोई भी हो सकता है। तब उसको अपनी गलती रियलाइज हुई और उसने बोला सेनोरिटा बड़े बड़े देशों में ऐसी गलतियां होती रहती है और मैं अपना प्रोडक्शन फंक्शन को रिवाइज करता हूँ। और फिर उसने अपना प्रोडक्शन फंक्शन रखा ये वाला, एल की पावर ए और सी की पावर बी। अब इसके अंदर हमको क्या होगा? हमको क्या करना है? सिंपली हमको लेबर की पावर और कैपिटल की पावर को दोनों को ऐड करना है। अगर वो 1 से ज्यादा हो, आईआरएस 1 के बराबर हो, सीआरएस 1 से छोटा हो तो डीआरएस। और यहाँ पे हमारा कॉब डॉगलस की थियरी होती है खत्म खत्म खत्म। ठीक है, तो बेटा जी यहाँ पे हमने क्या किया? कॉब डॉगलस की थियरी भी कर दी है खत्म। आई होप आपने अगर पहले ये कंसेप्ट नहीं पढ़ा था तो अब इसको कंसेप्ट को पढ़ने में लगा होगा कि इसमें इतना कुछ था नहीं। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट थियरी के ऊपर। ये है प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन थियरी। प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन थियरी सही है। प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन थियरी क्या होता है? बेटा जी आपने बजट लाइन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बजट लाइन पढ़ा है ना? बजट लाइन कहाँ पे? चैप्टर नंबर 2, यूनिट नंबर 2, ऑर्डिनल अप्रोच। उसके अंदर क्या था? बजट लाइन था। याद आया? तो वैसे ही वहाँ पे जो बजट लाइन था वैसे ही यहाँ पे क्या है? प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन है। क्या होता है वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बार क्विक ऑर्डिनल अप्रोच का कंसेप्ट सिखा दूँ, क्योंकि दिस इज वेरी मच रिलेट करता है ऑर्डिनल अप्रोच। मैं यहाँ पे आपको खाली फटाफट एक गो थ्रू करवाने नहीं आया हूँ। मैं आपको कंसेप्ट के साथ चीज़ों का डिटेल नॉलेज देने आया हूँ, ताकि आपको ये पूरा वीडियो सुनने के बाद लगे कि सर मज़ा आ गया पढ़ने में। तो चलो पहले तो मैं आपको क्या बताऊंगा, बजट लाइन के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा कंसेप्ट, चैप्टर नंबर 2 यूनिट 2, ताकि आप रिकॉल हो जाएगा। और फिर मैं बताऊंगा प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन, तो आपको कंसेप्ट ये एकदम परफेक्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं हमारा आगे का ये वीडियो। तो देख बेटा यहाँ पे हमारा ऑर्डिनल अप्रोच क्या बोलता है? ऑर्डिनल अप्रोच बोलता है कि हम अपनी यूटिलिटी को नाप नहीं सकते, हम अपनी यूटिलिटी को रैंक दे सकते हैं। इसीलिए क्या होता है, ये हमारी जो यूटिलिटी है ये वाली है, ये फर्स्ट यूटिलिटी, सेकंड यूटिलिटी, थर्ड यूटिलिटी। हम अपनी यूटिलिटी को क्या देंगे? सॉरी, हम अपने जो हमारा जो सेटिस्फैक्शन है उसको, यूटिलिटी नहीं, हमारा जो सेटिस्फैक्शन है उसको रैंक दे सकते हैं, हमारे प्रेफरेंस देते हैं। और ये हमारा क्या बनता है? ये हमारा बना IC1। फिर अगर हमको बोले कि नहीं नहीं हमको तो ज़्यादा यूनिट चाहिए, तो हम उसके लिए नया कर्व बनाते हैं जिसको बोलते हैं IC2। फिर हम दूसरा कर्व बनाते हैं जिसको बोलते हैं IC3। ठीक है बेटा, ओके। अब बेटा इसमें क्या होता है कि जो कॉन्वेक्स ऑफ ओरिजिन से जितना दूर होता है ना उसमें उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होता है, जो कॉन्वेक्स ऑफ ओरिजिन से जितना नज़दीक होता है उसमें कम सेटिस्फैक्शन होता है। तो हमको क्या चाहिए होगा? हम कौन सा IC कर्व सिलेक्ट करेंगे? ऑफ कोर्स वाली बात है, हम जो कॉन्वेक्स से जितना दूर होगा वो वाला IC कर्व को सिलेक्ट करेंगे। क्या सही बात है कि नहीं? हाँ जी सही बात है। लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसा होता है कि नहीं? नहीं जी नहीं। हम तो चाहते हैं कि हम एक लोकल गुड्स के अंदर ही हम एक ब्रांडेड चीज खरीदें, लेकिन ब्रांडेड गुड्स के लिए चाहिए होता है हमको पैसा। जो मनी होता है वो कंस्टेंट होता है, इसीलिए हम क्या बनाते हैं? बजट लाइन बनाते हैं।
बजट लाइन हमको क्या बताता है, बजट लाइन हमको अलग अलग कॉम्बिनेशन देता है कि इस कॉम्बिनेशन पे हम कितने गुड्स और सर्विसेज परचेस कर सकते हैं। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको यहाँ पे एक बजट लाइन बनाना है। जैसे मैं यहाँ पे एक बजट लाइन बताता हूँ आपको, ये बजट लाइन बनाई है। ये बजट लाइन क्या, अच्छा ये और इसमें एक चीज का डिफरेंस है, ये जो चीजें कभी भी कॉन्वेक्स को ये कभी भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच नहीं करेगी, जबकि बजट लाइन हमेशा मेरी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच करेगी। ये बताता है कि इतने गुड्स, या तो एक्स वाई के इतने गुड्स लो और एक्स के इतने गुड्स लो, दोनों पे आपका बजट, ये सपोज 1000 रुपये का बजट है, तो इस पे आपका कोई भी आप पॉइंट लोगे, यहाँ पे क्या होगा, आपका जो कॉस्ट होने वाला है वो 1000 रुपये का ही होने वाला है। ठीक है बेटा, ओके। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं अपना बजट, ये बजट लाइन बनाता हूँ। ठीक है, ये मैंने बजट लाइन बनाया। ठीक, अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये किस किस कौन कौन से इंडिफरेंस कर्व को टच कर रहा है, तो ये इंडिफरेंस, ये इस इंडिफरेंस कर्व को टच कर रहा है, ये यहाँ पे टच कर रहा है, एक यहाँ पे टच कर रहा है। अब मेरे को बता, ये IC1 है, ये IC2 है और ये IC3 है। देखो, जब वही बजट के अंदर अगर हायर कर्व मिले तो तू लोअर कर्व को सिलेक्ट करेगा क्या? नहीं जी नहीं, मैं क्यों करूंगा? इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट पे तो क्या इस पॉइंट को अडॉप्ट करेगा? नहीं। क्या इस पॉइंट को अडॉप्ट करेगा? नहीं। हम इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। यही तो होता है हमारा बजट लाइन वाला कंसेप्ट। ठीक है, तो बजट लाइन क्या बताता है, बजट लाइन बताता है कि जहाँ पे मेरा सेटिस्फेक्शन है होगा और मेरे पास जो रुपए हैं, 1000 रुपए, 1000 रुपए के अंदर मेरे को सेटिस्फेक्शन भी ज्यादा मिलेगा, मतलब पैसे उतने के होते हैं और सेटिस्फेक्शन लेवल मेरा ज्यादा। ठीक है बेटा, तो ये हमने कहाँ पढ़ा था, ये हमने इंडिफरेंस कर्व के अंदर पढ़ा था। अब हम आ जाते हैं हमारे ये वाले कंसेप्ट के ऊपर, प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर। प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन क्या बोल रहा है वो देखते हैं। तो बेटा प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर भी हम है ना दो कर्व को देखने वाले हैं। इसके अंदर हम देखने वाले हैं हमारा प्रोडक्शन आइसोकॉन्ट एंड आइसो कॉस्ट लाइन, और फिर क्या करेंगे, दोनों को मर्ज करके हम प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन देखेंगे। सबसे पहले इस कंसेप्ट को आने से पहले मैं आपको बताता हूँ आइसोकॉन्ट। आइसोकॉन्ट का मतलब क्या होता है? आइसोकॉन्ट का मतलब होता है कि यहाँ पे मैं लेबर और कैपिटल का कौन सा कॉम्बिनेशन रखूं। ठीक है, मैं वापस बोल रहा हूँ, आइसोकॉन्ट, आइसोकॉन्ट का मतलब होता है कि इक्वल प्रोडक्ट कर्व, क्या इक्वल प्रोडक्ट कर्व, या तो प्रोडक्शन इन डिफरेंस कर्व, कि इस प्रोडक्शन पे मैं इन डिफरेंस हूं कि मैं कितना प्रोडक्शन करूं। आइसो प्रोडक्ट कर्व, कि यहाँ पे मेरी जो प्रोडक्ट है, यहाँ पे जो प्रोडक्शन कर्व है वो मेरा इक्वल है, मतलब उस लेवल पे, उस कॉम्बिनेशन पे मेरा प्रोडक्शन हमेशा सेम होता है। सर नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, यहाँ पे देखो, ये टेबल में आपकी सारी चीजें कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये आइसो कर्व क्या बता रहा है, ये टेबल क्या बता रहा है, ये बता रहा है डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ABCDE। ठीक है, आपको इसमें से कोई एक कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन ए सिलेक्ट करता हूँ, इस सिचुएशन में क्या होगा, मेरे को लेबर कितना चाहिए होगा? एक लेबर चाहिए होगा। मेरे को कैपिटल कितना चाहिए होगा? 12 का कैपिटल चाहिए होगा। मेरा प्रोडक्शन कितना है? मैं एक लेबर और 12 कैपिटल की मदद से कितने का आउटपुट कर सकूंगा? 100 यूनिट का प्रोडक्शन कर सकूंगा। अगर मैं बोलता हूँ नहीं नहीं, मेरे को लेबर एक नहीं चाहिए, लेबर थोड़ा सा बढ़ाओ यार, थोड़ा सा बढ़ाओ, ऐसा क्या कर रहे हो? तो मैंने बोला कि यहाँ पे हम एक से लेबर बढ़ा देते हैं। अगर आप अपना एक से लेबर बढ़ाओगे तो आपको सेम लेवल ऑफ आउटपुट के लिए अपना कैपिटल को रिडक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लेबर आप क्या है, एक ही है। आप एक एडिशनल लेबर बढ़ा दें, आपका आउटपुट को ज़्यादा से गिराना पड़ेगा। आपका आउटपुट कितना आएगा? 8 आएगा। यहाँ पे आपने कितने का सेक्रीफाइस किया? 4 और कैपिटल का सेक्रीफाइस किया, तो आपको अब 8 कैपिटल रखो, 2 आपका लेबर रखो, तो आपको आउटपुट कितना मिलेगा? 100 मिलेगा। मैं बोलता हूँ नहीं नहीं, कैपिटल बहुत महंगा है, आउटपुट और लेबर को बढ़ाओ। मैंने यहाँ पे एक लेबर को और बढ़ाया, मतलब 3 लेबर हो गए। जब मैं लेबर को बढ़ा रहा हूँ तो मेरे को सेम आउटपुट के लिए मेरे को कैपिटल को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। अगर मैं कैपिटल कम नहीं करूँ और आउटपुट बढ़ा दूँ तो मेरे को सेम आउटपुट नहीं मिलेगा, फिर मेरे को आउटपुट ज़्यादा मिलेगा। मेरे को क्या चाहिए? मेरे को अलग अलग कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करना है जहाँ पे मेरा आउटपुट क्या रहने वाला है? सेम 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 सेम। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मेरे को एक और एडिशनल कैपिटल लेबर को बढ़ा दूँ तो क्या होगा, मेरे को यहाँ पे आउटपुट क्या हो जाएगा? मेरे को 3 से गिरा, मतलब 2 से गिराना पड़ेगा, 2 से गिराना पड़ेगा। यहाँ पे कितने से गिराया था? 8 और 5 3 से गिराया था। और यहाँ इस सिचुएशन में मेरा आउटपुट क्या रहता है? 100 रहता है। अगर मैं अपने लेबर को और एक से बढ़ा देता हूँ
तो मेरे को अपना कैपिटल और कम करना पड़ेगा। ये मैं कर देता हूँ 2, मतलब मैंने कितने का सेक्रीफाइस किया, 1 का। मेरा आउटपुट क्या रह रहा है, सेम 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 सेम। ठीक है, इसी को बोलते हैं आइसो कॉन्ट शेड्यूल। जब हम किसी चीज को टेबल फॉर्म में बताते हैं तो उसको शेड्यूल बोलते हैं, और जब हम उसको डायग्राम फॉर्म में बता देते हैं तो उसको आइसो कर्व बोलते हैं। तो ये देखो, ये हमारा कर्व है जो हम अभी बाद में देखने वाले हैं, लेकिन ये आइसोकॉन्ट का शेड्यूल हुआ। आई होप आपको ये चीज समझ में आई है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ MRTS। बेटा जी एक चीज आप समझना, एक चीज समझना, यहाँ पे मैंने बताया था बच्चों को, और चलो आपको भी मैं ये इसी पे से बता देता हूँ। ये जो डिमांड था ना, डिमांड वाला जो चैप्टर था, उसके अंदर हमने स्लोप ऑफ कर्व पढ़ा था। स्लोप ऑफ कर्व का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स को क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ कर्व बोलते हैं। वही चीज जब हमने किसके अंदर पढ़ा था, जब हमने इन डिफरेंस कर्व के अंदर पढ़ा था, इन डिफरेंस कर्व के अंदर पढ़ा था, तो उसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में भी हम वही पढ़ते हैं, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स को पढ़ते हैं। और बेटा जी जब हम प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन है तो हम क्या पढ़ते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे भी क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। तो इस ये कौन से कॉम में आता है, प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन के अंदर, प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन के अंदर हम MRTS को पढ़ते हैं। बेटा जी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये MRS का फॉर्मूला होता है। MRS का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये देखो, MRS का फॉर्मूला होता है कि चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो चेंज इन y क्या होगा, न्यू माइनस 4, 8 माइनस 12 अपॉन चेंज इन x 2 माइनस 1, न्यू माइनस 4, 2 माइनस 1। इसका आप आंसर निकालोगे तो -4 अपॉन में -1, -1 कट जाएगा, आंसर आएगा 4। देखो ये आया 4। तो MRTS क्या होता है, वो स्लोप ऑफ कर्व, इसका अगर स्लोप ऑफ कर्व निकालोगे तो वो नेगेटिव में आएगा, जबकि MRS और मेरा MRTS ये एब्सोल्यूट वैल्यू में आएगा। तो अगर मैं स्लोप ऑफ कर्व का अगर एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल दूं तो वो क्या हो जाता है, मेरा MRS एंड MRTS। ठीक है बेटा, ये बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, स्लोप ऑफ कर्व क्या होता है, MRS क्या होता है, MRTS क्या होता है। तो जो डिमांड है, जो सप्लाई है, वहाँ पे हम स्लोप ऑफ कर्व पढ़ते हैं। डिमांड के अंदर स्लोप ऑफ कर्व नेगेटिव होता है, सप्लाई, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव क्यों आता है स्लोप ऑफ कर्व, क्योंकि इसका कैसा रिलेशनशिप होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। ये MRS और MRTS के अंदर भी क्या होता है, तो हमारा स्लोप ऑफ कर्व निकालोगे तो नेगेटिव आएगा, लेकिन MRS क्या आता है, वो स्लोप ऑफ कर्व की ही वैल्यू आती है लेकिन एब्सोल्यूट टर्म में। MRTS कहाँ पे निकाला जाता है, प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन के अंदर, वो स्लोप ऑफ कर्व की ही वैल्यू आएगी लेकिन एब्सोल्यूट टर्म्स के अंदर। समझ गया बच्चा, ओके। तो ये MRTS इज नथिंग, यहाँ पे देखो MRTS का फॉर्मूला क्या हुआ, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। ये एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ आइसोकॉन्ट, मतलब आइसोकॉन्ट का आप पॉजिटिव वैल्यू करोगे तो वो क्या आएगा, आपका MRTS आएगा। समझ गए, ओके जी ओके। तो यहाँ पे हमने ये पहला क्या देखा, आइसोकॉन्ट के बारे में देखा। आइसोकॉन्ट के बारे में क्या देखा, आइसोकॉन्ट के बारे में देखा कि अगर आपको सेम यूनिट ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होता है तो आप क्या करो, पहले एक लेबर से और ज्यादा कैपिटल से शुरू करो, एक एक लेबर ऐड करते जाओ, उसके लिए सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन के लिए आप आउटपुट को कम करते जाओ। तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं, ये अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं जहां पे मेरे को सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे क्या होता है, अलग अलग लेबर क्या करता है, लेबर का एक एडिशन करता हूँ और कैपिटल को मैं रिडक्शन करता हूँ, लेबर को इंक्रीज करता जाता हूँ, लेबर को इंक्रीज कैपिटल को रिडक्शन, जिससे मेरे को सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन मिलता है, जिसको बोलते हैं आइसोकॉन्ट शेड्यूल। ठीक है, MRTS का मतलब क्या हुआ था, ये मेरा स्लोप ऑफ कर्व की तरह ही हुआ, कितना मैंने सेक्रीफाइस किया, मैंने एक लेबर को इंक्रीज करने के लिए कितने लेबर का कैपिटल का सेक्रीफाइस किया, 4 का सेक्रीफाइस किया, ये 4 क्या हुआ, मेरा MRTS ऑफ बी आया। फिर एक और लेबर को ऐड करने के लिए मैंने कितने का सेक्रीफाइस किया, 8 माइनस 5, 3 का सेक्रीफाइस, वो मेरा MRTS आया। इसको आप वैसे भी बोल सकते हैं और MRTS को आप चेंज इन y अपॉन चेंज इन x भी बोल सकते हैं, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। ठीक है, ये MRTS इज नथिंग बट अ स्लोप ऑफ कर्व, लेकिन स्लोप ऑफ कर्व का कौन सा वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, ओके। तो बेटा जी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं अब इसका कर्व बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, इसका कर्व, जिसको बोलेंगे आइसोकॉन्ट कर्व। क्या बोलेंगे, आइसोकॉन्ट कर्व।
ये आइसोकॉन्ट है। आइसो का मतलब क्या होता है? आइसो का मतलब होता है, आइसो का मतलब होता है इक्वल, और क्वांट का मतलब होता है क्वांटिटी, मतलब इक्वल क्वांटिटी, इक्वल क्वांटिटी, इक्वल क्वांटिटी। मतलब कि बेटा यहाँ पे मेरा जो लेबर, यहाँ पे ये हमारा एक्स फैक्टर और फैक्टर वाई, ये मेरा लेबर, ये मेरा कैपिटल। यहाँ पे कैपिटल ज़्यादा, लेबर कम, गिव मी 100 प्रोडक्शन। फिर ये कॉम्बिनेशन पे भी मेरे को कितने का प्रोडक्शन मिलेगा? 100 का। ये कॉम्बिनेशन पे भी कितना प्रोडक्शन मिलेगा? 100 का। ये कॉम्बिनेशन पे भी कितना प्रोडक्शन मिलेगा? 100 का। ये कॉम्बिनेशन पे भी कितना प्रोडक्शन मिलेगा? 100 का प्रोडक्शन मिलेगा। मतलब मैं इन डिफरेंस हूँ कि मैं कौन सा कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करूँ, हर एक कॉम्बिनेशन मेरे को 100 का प्रोडक्शन देगा। अगर बेटा जी मैं ऐसा बोलूँ कि सर अगर मेरे को 200 का प्रोडक्शन चाहिए तो मैं दूसरा आइसोकॉन्ट बनाऊंगा। अगर मैं बोलूँ कि मेरे को 300 का प्रोडक्शन चाहिए तो मैं तीसरा आइसोकॉन्ट बनाऊंगा। अगर मैं बोलूँ कि मेरे को 400 का प्रोडक्शन चाहिए तो मैं चौथा आइसोकॉन्ट बनाऊंगा। ठीक है, इसके अंदर आपको खाली एक चीज याद रखनी है कि यहाँ पे मैं दो फैक्टर को कॉम्बिनेशन लेता हूँ, इसलिए कभी भी आइसोकॉन्ट मेरे एक्स एक्सिस या तो वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा। ये जो एक्स और वाई है उसको कभी भी टच नहीं करेगा, इसको कभी भी टच नहीं करेगा, ना तो एक्स को ना वाई को। मतलब यहाँ पे क्या होगा, मिनिमम दोनों के अंदर मिनिमम एक क्वांटिटी तो होगी ही होगी। ठीक है, दूसरी चीज, कभी भी जो आइसोकॉन्ट है दो आइसोकॉन्ट, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे फिर सेम लेवल ऑफ आउटपुट कैसे मिलेगा। इसलिए आइसोकॉन्ट क्या मिलेगा? आइसोकॉन्ट मेरा हमेशा क्या होगा? ऐसे ही होगा। जो ज्यादा दूर होगा ओरिजिन से उसमें क्या होगा? प्रोडक्शन ज्यादा होगा। जो ओरिजिन से जितना नजदीक होगा उसके अंदर प्रोडक्शन कम होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस आइसोकॉन्ट हुए। तो बेटा जी यहाँ पे हमने क्या देखा? हमने देखा आइसोकॉन्ट के बारे में। अब हम आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज के बारे में हम देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम अब देखते हैं आइसोकॉन्ट की प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, वापस से हम इसको देखते हैं। बेटा जी ये आइसोकॉन्ट होता है ना, ये नेगेटिव स्लोप का होता है। तो सर हमारा जो ये जो था इंडिफरेंस का वो भी तो कैसा था? नेगेटिव। ये भी कैसा होता है? नेगेटिव। ओके, ये जो होता है कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन होता है। मतलब क्या होता है? इस शेप का, ये कभी भी ऐसे नहीं होगा, ये हमेशा किस शेप का बनेगा? कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन बनेगा। तो इंडिफरेंस का भी तो ऐसे ही बनता है। हाँ जी, वो भी वैसे ही बनता है। तो इंडिफरेंस का और दोनों में सेम है। लेकिन रुको, यहाँ पे एक और चीज, इट इज नॉन इंटरसेक्टिंग। मैं ये भी मैंने आपको बता दिया कि एक हमारा ये जो प्रोडक्शन, ये जो आइसोकॉन्ट है ये ऐसा होगा, दूसरा वाला बनाऊंगा तो वो ऐसा होगा। वो कभी भी तीसरा वाला ऐसे इंटरसेक्ट नहीं करेगा। वो कभी भी एक आइसोकॉन्ट दूसरे आइसोकॉन्ट को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये इंपॉर्टेंट लाइन बहुत कम लोग इसको बताते हैं। ये क्या है? ये बोल रहा है कि जो इनडिफरेंस कर्व है ना, इनडिफरेंस कर्व बोलता है कि मैं अपनी यूटिलिटी को नाप नहीं सकता, लेकिन मैं अपने जो प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट हैं उसका सेटिस्फेक्शन बोल सकता हूँ कि ये कॉम्बिनेशन में मेरे को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, इस पे मेरे को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, इस पे मेरे को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा? वो बोलेगा इल्ले इल्ले इल्ले, मतलब पता नहीं, मगर हाँ सेटिस्फेक्शन सेम मिलेगा। अब मेरे को कोई भी कॉम्बिनेशन दे दो, ए बी सी, कौन सा? ये इनडिफरेंस कर्व। इनडिफरेंस कर्व क्या बोलता है कि ये कॉम्बिनेशन मेरे को कोई भी कॉम्बिनेशन दे दो ए बी सी, तीनों पे मेरे को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अगर आप मेरे को सपोज कि आईसी, ये मेरा इंडिफरेंस कर्व 2 बनाओ, आईसी 2, तो यहाँ पे मेरे को कोई भी पॉइंट दे दो, कोई भी पॉइंट दे दो, इसमें मेरे को प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई, अगर ये वाला दे रहे हो इतने प्रोडक्ट ऑफ एक्स और इतने प्रोडक्ट ऑफ वाई, तो वो मेरे को क्या देगा? सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन देगा। अगर आप ये वाला भी देते हो तो वो मेरे को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा। मगर कितना? दैट इज आई डोंट नो। बट बेटा जब हम आइसोकॉन्ट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? आइसोकॉन्ट। आइसोकॉन्ट ये बोलता है कि यहाँ पे ये मेरा लेबर, ये मेरा लेबर और ये मेरा कैपिटल, ये मेरा कैपिटल। मैं जब इतने लेबर और इतने कैपिटल को यूज करता हूं तो मेरा कितने का प्रोडक्शन होगा? 100 यूनिट का प्रोडक्शन होगा। अच्छा सर, ये बोलता था कि दिस गिव मी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। क्या? सेम सेटिस्फेक्शन। कितना? कोई भी कॉम्बिनेशन। ये बताता है कि इस पे कोई भी कॉम्बिनेशन लो, आपको कितने का प्रोडक्शन बनेगा। आपको न्यूमरिक बोल रहा है, क्या बोल रहा है? नंबर में बता रहा है।
नंबर में बता रहा है कि आपको 100 यूनिट का प्रोडक्शन होगा, जबकि इन डिफरेंस का आपको नंबर में नहीं बताता। आपको सेटिस्फैक्शन कि ये सेम सेटिस्फैक्शन, कितना सेटिस्फैक्शन वो पता नहीं, क्योंकि मैं अपने सेटिस्फैक्शन को नहीं नाप सकता ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर, लेकिन हाँ सेम सेटिस्फैक्शन। दूसरा आईएसओ कर्व बनाऊंगा, उस पर कोई भी पॉइंट दे दो वो मेरे को क्या देगा, सेम, मगर कितना दैट आई डोंट नो, तो नंबर्स में नहीं बताएगा। अगर सपोज मैं यहाँ पे बोलूंगा कि नहीं, मैं अगर दूसरा आईएसओ काउंट बनाया, सपोज ये मेरा आईसो कॉन्ट मेरा 1 हुआ, सपोज ये आईसो कॉन्ट और 2 हुआ, तो ये आईसो कॉन्ट कितने के लिए, प्रोडक्शन के लिए, सपोज 200, तो ये कॉम्बिनेशन मेरे को कितने का प्रोडक्शन देगा, 200 का। सपोज मैं यहाँ पे जाता हूँ, कितने का प्रोडक्शन, 200 का, यहाँ पे जाता हूँ, कितने का, 200 का। सपोज मैं तीसरा आईसो कॉन्ट बनाता हूँ, तो तीसरा वाला भी बोलेगा कि इस लेवल पे ये मेरे को 300 का प्रोडक्शन देगा, इस लेवल पे ये मेरे को 300 का, मतलब वो नंबर्स में बता पा रहा है कि मैं कितने का प्रोडक्शन दे पाऊंगा इस आईसो कर्व पे। जबकि इन डिफरेंस कर्व पे आप खाली सेम सेटिस्फेक्शन होता है, लेकिन कितना वो नंबर्स में नहीं होता। ठीक है, तो बेटा यही चीज को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया। ठीक है जी, ओके ओके, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है। तो ये मैंने कौन सा पॉइंट खत्म किया, ये मैंने पॉइंट खत्म किया आइसो कॉन्ट का। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर, वो है आइसो कॉस्ट। क्या है बेटा, आइसो कॉस्ट। अब आइसो कॉस्ट क्या होता है, तो आइसो कॉस्ट को समझते हैं। आइसो कॉस्ट जिसको बोलते हैं इक्वल कॉस्ट लाइन, क्या बोलते हैं, इक्वल कॉस्ट लाइन। ये बताता है कि आपके आपके जो लेबर और कैपिटल, मैं आपको इसमें टेबल पे ले जाता हूँ। ये जो है ना टेबल पहले मैं आपको प्रैक्टिकल समझाऊंगा, उसके बाद थियरी समझाऊंगा, आपको चीज़ें आसानी से समझ आ जाएगी। ये बोलता है कि आपके पास पड़े हैं 1,000 रुपए, कितने रुपए पड़े हैं, 1,000 रुपए की नोट पड़ी हुई है, और लेबर आपको हायर करना हो तो एक लेबर को बनाने के, जो एक लेबर है एक यूनिट के लिए 10 रुपए मांगता है, और वहीं पे कैपिटल के लिए आपको 20 रुपए पर यूनिट की कॉस्ट पड़ती है, मतलब एक यूनिट आपको लगाना है 20 रुपए की कॉस्ट पड़ेगी। ठीक है जी, हाँ जी। अब आपको यहाँ पे क्या करना है बेटा, आपके पास अमाउंट फिक्स है, कितनी फिक्स है आपके पास, 1,000 रुपए। आप टोटल कितना खर्चा कर सकते हैं, 1,000 रुपए का खर्चा कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप टोटल 1,000 रुपए का खर्चा कर सकते हैं, हाँ जी 1,000 रुपए का खर्चा कर सकते हैं। तो देख बेटा, अब हम क्या करेंगे, ये मेरा लेबर, ये मेरा कैपिटल, कॉस्ट ऑफ फिक्स, यहाँ पे देखो, ये मेरे को 1,000 रुपए हर एक के अंदर क्या हुआ, 1,000 रुपए की कॉस्ट है। अलग अलग कॉम्बिनेशन पे मैं क्या कर पाऊंगा, लेबर और कैपिटल को हायर कर पाऊंगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि नहीं नहीं, मेरे को लेबर चाहिए ही नहीं, मेरे को लेबर नहीं चाहिए। अगर लेबर नहीं चाहिए तो क्या लेबर की कॉस्ट आएगी, क्या 10 रुपए मल्टीप्लाई बाय 0 करूंगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो मेरे पास टोटल कितने रुपए बच गए, 1,000 माइनस 0, तो ये कितने बचे, 1,000 रुपए। कहाँ यूज कर पाऊंगा, कैपिटल में। तो कैपिटल के अंदर मैं डिवाइड बाय इसको 20 करूँ तो ये कितना आएगा, 50 आएगा। मतलब कितने प्रोडक्शन कर पाऊंगा मैं, 50 यहाँ पे यूनिट्स ऑफ लेबर कैपिटल यूज कर पाऊंगा, हाँ जी। मतलब मैं यहाँ पे कैपिटल के 50 यूनिट्स और लेबर के 0 यूनिट्स यूज करूंगा। ओके, अगर मैं बी कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि सपोज मैं यहाँ पे लेबर के 20 यूनिट्स ले लेता हूँ। लेबर के कितने यूनिट्स लेता हूँ, 20। अब 20 को मल्टीप्लाई बाय करो, लेबर का एक खर्चा कितना है, 10 का, 20 मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो आएगा 200। तो ये आपका 200 का खर्चा आ गया। टोटल आउटले आपका, टोटल कॉस्ट कितना, 1,000, उसमें से 200 रुपये लेबर में चले गए, तो बच्चे कितने, रिमेनिंग कितना है, वो 800। 800 डिवाइड बाय, आप लेबर कैपिटल की कॉस्ट कितनी है, 20 पर यूनिट है, तो 800 डिवाइड बाय 20 करोगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, सपोज आप बोलते हैं कि नहीं नहीं और लेबर बढ़ाओ, कैपिटल कम करते जाओ, तो यहाँ पे लेबर को सपोज मैंने बढ़ाया 60 मल्टीप्लाई बाय आप कितना करोगे, 10 करोगे तो आएगा 600, बचा कितना, 400। 400 डिवाइड बाय 20 करोगे तो कैपिटल कितना लगा पाओगे, 20। फिर आप बोलते हैं कि और लेबर बढ़ाओ, मैंने लेबर को कर दिया 80, 80 मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो कितना आएगा, 80 मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो आएगा 800। बचा कितना आपके पास, 200। 200 डिवाइड बाय 20 करोगे तो आएगा 10। आप बोलते लेबर को और बढ़ाओ, आपने 100 यूनिट्स ऑफ लेबर ले लिया, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो 1,000। आपके पास कैपिटल में कुछ बचा नहीं, तो यहाँ पे कैपिटल आप नहीं यूज कर पाओगे। तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो गए। डिफरेंट कॉम्बिनेशन पे कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, आपकी कॉस्ट 1,000 रुपए ही आने वाली है, उससे ज़्यादा नहीं आएगी। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं आएगी। ओके जी, ओके। अब अब इस चीज को समझो कि यहाँ पे आपने अलग अलग कॉम्बिनेशन लिए थे, हाँ जी अलग अलग कॉम्बिनेशन लिए, और उस पर आपका यूनिट क्या आया, 0, 20, 60 इतना, और आपका कैपिटल क्या आया, 50, 20, 50, 40, 20, 10, 0।
ओके, इतना आया। अब इसका क्या निकालो, स्लोप ऑफ कर्व निकालो। सो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। आप अगर चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स करोगे तो चेंज इन वाई है न्यू माइनस ओल्ड, 40 माइनस 50 अपॉन 20 माइनस 0, 20 माइनस 0, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस 10 अपॉन 20, आंसर क्या आएगा -0.5। अब इसका स्लोप ऑफ कर्व निकालो ये दोनों का, तो इसके अंदर क्या आएगा, चेंज इन वाई 20 माइनस न्यू माइनस ओल्ड, 20 माइनस 40 न्यू माइनस ओल्ड, 60 माइनस 20, 60 माइनस 20, इसका आंसर क्या आएगा -20 अपॉन में 60 माइनस 20, ये आएगा 40। इसको काटो 1 डिवाइड बाई ये 2 माइनस 1 अपॉन 2, इसका मतलब होता है माइनस 0, हर एक के अंदर कितना आएगा 0.25। ठीक है बेटा, इसको दूसरा निकालने का क्या तरीका होता है, इसका तरीका होता है हमारा ये होता है प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। ये तो सर हमने वहां पे भी दिखा था कि ये जो स्लोप होता है ना, इसका स्लोप वो एग्जैक्ट इक्वल टू होता है प्राइस रेशियो। किसके बराबर होता है, प्राइस रेशियो के बराबर। सर प्राइस रेशियो मतलब क्या हुआ, प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ एक्स देखो हमारे लेबर की कॉस्टिंग कितनी है, हमारे जो लेबर है उसकी कॉस्टिंग है 10 रुपीज़, और प्राइस ऑफ वाई कितना है 20 रुपीज़, तो 10 डिवाइड बाई 20, 10 डिवाइड बाई 20, प्राइस ऑफ एक्स कितना था, प्राइस ऑफ एक्स 10 डिवाइड बाई 20, वो कितना आएगा हमारा 10 डिवाइड बाई 20, वो कितना आएगा 0.5। तो ये हमारा प्राइस रेशियो पॉजिटिव टर्म में है, उसको अगर आप माइनस में करो तो वो क्या आता है स्लोप ऑफ कर्व। तो स्लोप ऑफ कर्व नेगेटिव होता है एंड कांस्टेंट एंड हेंस इट्स स्लोप विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे क्या हो है, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ये स्लोप है, यहाँ पे इसका स्लोप कैसा बनेगा, ये माइनस में है, इसका मतलब ये माइनस में है तो ये माइनस में, और ये सब में सेम अमाउंट है, मतलब ये क्या बनेगा एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन बनेगी। समझ गए, ओके जी। और या तो आप उसको दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते हो, प्राइस रेशियो से भी निकाल सकते हो। प्राइस रेशियो भी क्या बताएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे सभी में प्राइस हम दोनों में सेम रख रहे हैं, इसलिए हमारा जो स्लोप है वैसे भी सेम आएगा, और प्राइस रेशियो से निकालोगे तो भी सेम आएगा। ठीक है, ये हमने और इसका शेड्यूल पढ़ लिया। इसके शेड्यूल के अंदर क्या देखा हमने, इसके शेड्यूल में देखा कि ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन है जहाँ पे 1000 रुपये में अलग अलग मैं लेबर और कैपिटल को हायर कर सकूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इसको कर्व पे बताता हूँ। अब मैं इतने फैक्टर ऑफ y को ले लूँ, मतलब 50 y को ले लूँ और 0 x को ले लूँ। या तो क्या कर सकता हूँ मैं, दूसरा ये फैक्टर ले सकता हूँ, या तो क्या कर सकता हूँ ये ले सकता हूँ, या तो क्या कर सकता हूँ ये ले सकता हूँ। कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, हर एक कॉम्बिनेशन पे मेरी जो कॉस्ट रहने वाली है वो हजार 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 ही रहने वाली है। ठीक है बेटा, लेकिन आप बोलते कि सर सपोज आपके पास 2000 रुपये हो तो कोई बात नहीं, मैं इसके लिए दूसरा कर्व बनाऊंगा। ये स्लोप ऑफ कर्व हुआ मेरा 1000 के, ये स्लोप ऑफ कर्व हुआ मेरा 2000 के लिए। सर अगर आपको 3000 रुपये हो तो फिर मैं ये स्लोप ऑफ कर्व हुआ मेरा 3000 के लिए। मतलब ये क्या हुआ, ये मेरा हुआ आइसो आइसो कॉस्ट। क्या हुआ, आइसो कॉस्ट। आइसो का मतलब क्या होता है, आइसो का मतलब होता है इक्वल, और कॉस्ट का मतलब कॉस्ट इक्वल कॉस्ट लाइन। मतलब जो लाइन बनेगी, जो लाइन बन के आती है उस लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लो, आपकी जो कॉस्ट है वो क्या रहती है हमेशा इक्वल, क्या रहती है हमेशा इक्वल। तो इसलिए बोला जाता है इक्वल कॉस्ट लाइन, जिसको और क्या बोलते हैं, बजट लाइन या तो बजट कंस्ट्रेंट लाइन बोलते हैं। ठीक है बेटा, ओके। हाँ, अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे हम आगे क्या पढ़ने जा रहे हैं कि वट एवर बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द फैक्टर ऑफ अ फॉर्म चूज। मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, वहाँ पे आपका फैक्ट, वहाँ पे आपकी टोटल कॉस्ट क्या रहती है, सेम रहती है। तो मैंने आपको बता दिया। ऑल पॉइंट ऑन द बजट लाइन क्या होता है, ऑफ द फॉर्म गिव द सेम अमाउंट, ये भी मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको कंसेप्ट सिखा दिया, मतलब उसके अंदर मैं आपको हर एक चीज समझा देता हूँ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमने क्या देखा, हमने देखा बेटा प्रोडक्शन आइसोकॉन्ट। आइसोकॉन्ट का मतलब क्या होता है, आइसोकॉन्ट का मतलब ऐसा पॉइंट, आइसोकॉन्ट क्या, आइसोकॉन्ट क्या, आइसोकॉन्ट, आइसोकॉन्ट का मतलब क्या होता है, आइसोकॉन्ट 1 2 3, इसके ऊपर कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, आपका प्रोडक्शन कितना आएगा 100 यूनिट का आएगा। इस पे कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, प्रोडक्शन 200 का है। इसमें कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, प्रोडक्शन 300 यूनिट का आएगा। अब हम क्या देखेंगे, हमने फिर देखा ये था आइसोकॉन्ट, आइसोकॉन्ट के बारे में। फिर हमने देखा आइसो कॉस्ट, ये क्या है कॉस्ट, आइसो कॉस्ट। कॉस्ट क्या बताता है, जैसे ये अगर ये कॉस्ट लाइन बनाई है, ये कॉस्ट किसकी है, 1000 रुपये की कॉस्ट है। 1000 रुपये की कॉस्ट पे क्या होगा, कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, आपका कॉस्ट कितनी आएगी, 1000 रुपये आएगी।
अगर मैं ये कॉम्बिनेशन लेता हूँ, इस पे कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी 2000 की आएगी। अगर मैं ये कॉस्ट बना ये लाइन लेता हूँ तो इस पर कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, कॉस्ट कितनी आएगी, 3000 की आएगी। जितना वो कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन होगी उतनी ज़्यादा उसकी कॉस्ट होगी। लेकिन हाँ, लेकिन इस पॉइंट इस लाइन पे कोई भी पॉइंट होगा उसमें कॉस्ट आपकी सेम ही रहेगी 3000। ठीक है, अब हमको क्या करना है, आइसो कॉन्ट एंड आइसो कॉस्ट को क्या करना है, मर्ज कर देना है। तो मर्ज कर देंगे तो दोनों को हम जब जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, वो आएगा प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन। क्या सर बस इतना सा था, बोले हाँ जी बस इतना सा है। हमको क्या करना है, दोनों ग्राफ को क्या करना है, मर्ज कर देना है, तो आ जाएगा हमारा प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन। तो देख बेटा, प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है कि प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन मतलब ऐसा पॉइंट जहां पे मेरे को प्रोडक्शन ज्यादा मिले और सेम कॉस्ट में ज्यादा प्रोडक्शन मिले, सेम कॉस्ट में ज्यादा प्रोडक्शन मिले। मतलब क्या हुआ, देख आ जाओ डायरेक्ट हम इधर चलते हैं। यहाँ पे देखो, ये मेरा अलग 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 क्या है, आइसो कॉस्ट है। ये मेरा आइसो कॉस्ट है, कितने का है, ये मेरा आइसो कॉस्ट है सपोज 100 रुपये का। यहाँ पे ये मेरा दूसरा आइसो कॉस्ट है, ये मेरा तीसरा आइसो कॉस्ट है, और ये मेरा 400 नेक्स्ट वाला आइसो कॉस्ट है। अब मैंने आपको क्या बताया था, जितना ये ओरिजिन से दूर होता है ना उतना उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, जितना ये ओरिजिन से नज़दीक होता है उतनी उसकी कॉस्ट कम होती है। ओके, तो कॉस्ट की नज़र से देखोगे, कॉस्ट की नज़र से देखोगे तो हम हमेशा नज़दीक आना चाहेंगे। क्या आना चाहेंगे, नज़दीक आना चाहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम सोचेंगे कि कितनी कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए। ठीक है, इस चीज़ को समझे, हाँ जी, ये आइसो कॉस्ट था। अब हम अब डिस्कस करते हैं आइसो कॉन्ट के बारे में। ये हमारा क्या है, आइसो कॉन्ट, ये हमने एक सिंगल आइसो कॉन्ट बनाया जी, हाँ जी, सिंगल आइसो कॉन्ट बनाया। अब ये आइसो कॉन्ट क्या सजेस्ट करता है, ये सजेस्ट कर रहा है 100 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन को। कितने यूनिट ऑफ प्रोडक्शन को, 100 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन को। अगर मैं ये कॉम्बिनेशन लेता हूँ, ये कॉम्बिनेशन जिस पे क्या होगा, ये कॉम्बिनेशन के अंदर सेम 100 प्रोडक्शन मिलेगा। कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट यहाँ पे सपोज इसकी है पहले वाले की 500, दूसरे वाले की 400, फिर तीसरे वाले की 300 और चौथे वाले की है 200। अब क्योंकि ये फर्स्ट लाइन पे है और फर्स्ट की कॉस्ट कितनी है, 500। ठीक है, तो ये पहला कॉम्बिनेशन मेरे को 100 का प्रोडक्शन देगा, लेकिन उसके सामने कॉस्ट कितनी पड़ेगी, 500। नेक्स्ट वाला है बी, बी आ रहा है सेकंड लाइन पे और सेकंड लाइन की कॉस्ट पड़ती है 400। मतलब मेरे को 400 रुपये में कितने का कॉम्बिनेशन मिलेगा, 400 रुपये में 400 रुपये की कॉस्ट में मेरे को 100 का प्रोडक्शन मिलेगा। ठीक है, फिर आते हैं हम तीसरी लाइन के ऊपर। तीसरी लाइन यहाँ पे आ रही है, ये तीसरी लाइन की टोटल कॉस्ट कितनी है, ये तीसरी लाइन की ये रही, तीसरी जो लाइन है इसकी टोटल कॉस्ट है 300। मतलब मेरे को 300 रुपये में कितने का प्रोडक्शन मिलेगा, 100 यूनिट का प्रोडक्शन मिलेगा। आई होप आप समझ रहे हो। और लास्ट लाइन है जहाँ पे कोई भी प्रोडक्शन, ये जो आइसोकॉन टच नहीं हो रहा, तो ये लाइन मेरे कोई मतलब की नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रोडक्शन नहीं हुआ। मेरे को कितने का प्रोडक्शन चाहिए, 100 यूनिट का प्रोडक्शन चाहिए। अब मैं बोलूँगा मैं यहाँ पे क्यों प्रोडक्शन करूँ, इस यूनिट पे 100, जब 100 यूनिट का ही प्रोडक्शन करना है और उस पर अगर 500 रुपये का खर्चा हो रहा है तो 500 क्यों दूँ, 500 नहीं देना। फिर यहाँ पे बी मैं बोलूंगा कि बी कौन सी लाइन पे आया, दूसरी लाइन पे जिसका प्रोडक्शन कॉस्ट है 400, बी पे प्रोडक्शन करने का खर्चा 400 है, ये भी नहीं करना। क्योंकि सी ये कॉम्बिनेशन लेता हूँ तो उसमें मेरे को सेम 100 का प्रोडक्शन मिलेगा, लेकिन मेरी कॉस्ट कितनी आएगी, मेरी कॉस्ट आएगी 300। यहाँ पे कॉस्ट कितनी आएगी, 300। यहाँ पे लोअर कॉस्ट आ रही है तो मैं किस पे प्रोडक्शन करूंगा, 300 पे। आगे भी देख लेते हैं, आगे आ रहा है डी, डी वापस से क्या जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, और डी पे कितनी कॉस्ट आएगी, 400। कितनी कॉस्ट आएगी, 400, 400 पे नहीं करना। ई पे आऊंगा तो ई पे कितनी की कॉस्ट आएगी, 500, 500 पे भी नहीं करना। तो मैं किस पे प्रोडक्शन करूंगा, मैं करूंगा सी वाले पॉइंट के ऊपर, जहां पे क्या होगा, मेरे को सेम प्रोडक्शन 100 के प्रोडक्शन कितनी कॉस्ट में पड़ेगा, 100 का प्रोडक्शन कॉस्ट में पड़ेगा 300 रुपये में, जो मेरी लोवेस्ट कॉस्ट में अच्छा खासा प्रोडक्शन होगा। तो ये क्या हुआ, ये हुआ मेरा प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन। प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन हुआ, जिसके अंदर हमने क्या सीखा बेटा, इसमें हमने सीखा कि कैसे हम अपनी लो कॉस्ट के अंदर उतना ही प्रोडक्शन लो कॉस्ट में कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन। अब मैं फटाफट एक बात जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो बता देता हूँ।
आइसोकॉन्ट के बारे में मैंने बताया, आइसोकॉन्ट क्या बताता है, वो वैसा चीज, वो ऐसा कॉम्बिनेशन जहाँ पे आपको वही प्रोडक्शन, वो अलग अलग कॉम्बिनेशन पे 100 यूनिट का ही प्रोडक्शन मिल रहा है। आइसोकॉस्ट के बारे में क्या बताया कि एक लाइन होगी, उस लाइन के ऊपर आपको कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, आपका खर्चा सेम रहेगा। हम क्या करेंगे, हम ट्राई करेंगे कि हमारी कॉस्ट को मिनिमाइज कर सके और प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज कर सके, मतलब ज्यादा आउटपुट कम रेट पे। हमेशा यही तो करते हैं। एक अच्छा बिजनेसमैन कौन होता है, जो प्रोडक्शन को ज्यादा करता है और कॉस्ट को कम करना चाहता है, जो प्रोडक्शन को क्या करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, लेकिन उससे लगने वाली कॉस्ट को कम करना। जितनी कॉस्ट उसकी कम होगी उतना प्रॉफिट बढ़ेगा, उतना उसका रेवेन्यू बढ़ेगा। इसलिए हमेशा एक व्यक्ति अपने आउटपुट को बढ़ाएगा 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 और सामने क्या करेगा, कॉस्ट को कम करेगा कम करेगा कम करेगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे क्या होगा, ये जो सी पॉइंट है, दस द फैक्टर कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट सी is the optimum combination for the producer. It represent least cost production. यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आ रही है आपकी, सिर्फ सबसे कम आ रही है फॉर 1000 यूनिट। यहाँ पे सबसे कम प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है 1000 यूनिट के लिए। ओके, तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन होता है खत्म। तो बेटा जी, हमने यहाँ पे यूनिट जो था हमारा फर्स्ट, उसको कर दिया खत्म, टाटा बाय बाय। हमने ये जो वीडियो था उसके अंदर क्या देखा, लॉन्ग रन देखा। उसके बाद हमने देखा हमारा कॉब डॉगलस वाली थियरी देखी, ठीक है। फिर उसके बाद आए हम हमारे कौन से कंसेप्ट के ऊपर, कॉब डॉगलस के बाद आए हम अपने प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन। प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन जो कंसेप्ट है वो बनता है दो कंसेप्ट के ऊपर से, आइसो कॉस्ट एंड आइसो कॉन्ट। आइसो कॉन्ट का मतलब ऐसी लाइन जो इंडिफरेंस कर्व की तरह ही होगी, आइसोकॉन्ट इंडिफरेंस कर्व की जैसे ही होगी। खाली ये है कि इस जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे उसके ऊपर कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, प्रोडक्ट आपका सेम बनेगा। आइसो कॉस्ट कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, कॉस्ट आपकी सेम आएगी, और दोनों को क्या कर दो, मर्ज कर दो, तो वो फिर आप क्या निकालोगे उसके ऊपर से, प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही डिटेल के अंदर, अगर आपने फर्स्ट टाइम भी पढ़ा हो, एक पहली बार भी ये वीडियो सुन रहे हो, तो आपको पूरा कंसेप्ट इजीली आ जाए उस तरह से मैंने सिखाया हुआ है। ठीक है, तो बड़ा ही डिटेल और बड़ा ही सिंपल मैंने में आपको एक्सप्लेन करके दिखाया है। चलो, तो मिलते हैं हमारे इसी प्रकार के वीडियो की तरफ नेक्स्ट टाइम पे। तब टिल देन क्या किए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।